बच्चों, हमने पिछले वीडियो में यहाँ तक पढ़ा था कि दिल्ली में सब कुछ था लेकिन जॉर्ज पंचम की नाक नहीं थी। असल में यहाँ पर जॉर्ज पंचम की दिल्ली में एक मूर्ति लगी हुई थी जिसका नाक अचानक से कहीं गायब हो गया था और रानी एलिज़ाबेथ आने वाली थी और सब परेशान थे कि अगर रानी एलिज़ाबेथ ने देख लिया कि जॉर्ज पंचम की नाक नहीं है फिर क्या होगा। लेखक ये बताते हैं कि इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बस इस बात की थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में और ज़्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात किए गए। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थीं और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शानो शौकत के साथ उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध तक होता रहा। इन पंक्तियों में 2-3 बातें ध्यान देने योग्य हैं। यह एक व्यंग्य है। यहाँ पर बहुत बड़ा व्यंग्य किया गया है अंग्रेज़ों पर और हमारे आज़ाद होने के बाद हमें जो अंग्रेजियत आ गई है उस पर। हम अपने सोचने समझने की शक्ति छीन कर चुके हैं, समाप्त कर चुके हैं। जैसा हमें अंग्रेज़ों ने सिखाया है उसी तरह का हम बर्ताव करते हैं। हम अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग नहीं करते। हमारे लिए हमारी नाक से ज़्यादा, हमारी इज्जत से ज़्यादा अंग्रेज़ों की इज्जत ज़्यादा प्यारी है। लेखक बताते हैं कि एक बार इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे और बहसें भी हुईं, अखबारों के पन्ने रंग गए। बहस इस बात की थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में थे। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात किए गए। क्या मजाल कि कोई उस नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए थे उन्हें शानो शौकत के साथ उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया था। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाक के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। उसी ज़माने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की नाक एकाएक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। यहाँ पर यह व्यंग्य छुपा हुआ है कि एक बार ऐसा हुआ था कि जॉर्ज पंचम की नाक के लिए पहरेदार लगे हुए थे। ऐसे ही पहरेदार बहुत सारे लोगों के साथ में लगे हुए थे। हिंदुस्तान में यह जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी, ऐसे लोग खड़े थे, ऐसे लोगों की मूर्ति खड़ी थी, अर्थात अंग्रेज़ों की मूर्तियाँ खड़ी थी। जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए थे उन्हें बड़ी शानो शौकत के साथ उतार लिया गया था, अर्थात उन्हें उन मूर्तियों को उतार कर उनकी नाकों को उतार कर उनकी मूर्तियों को उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया था, म्यूजियम में पहुंचा दिया गया था। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाक के लिए गुरिल्ला युद्ध हुआ, मतलब छुपकर उनके नाकों की चोरी की गई। नाक की चोरी का मतलब है उनकी इज्जत का चले जाना और इस इज्जत को बचाने के लिए ऐसी मूर्तियों को जो अंग्रेज़ों के गवर्नरों, लॉर्ड गवर्नरों इन सब की थी, उसे म्यूज़ियम में पहुंचा दिया गया था। इसी से जुड़ा हुआ एक हादसा है कि इंडिया गेट के पास में एक जॉर्ज पंचम की मूर्ति थी जो आप चौक चौराहों पर देखते होंगे कि किसी व्यक्ति विशेष, जैसे किसी चौक चौराहे पर का नाम वहाँ पर उनकी मूर्ति स्थापित की जाती है और उसी नाम से उस चौक का नाम रख दिया जाता है। ऐसे ही जगह दिल्ली में इंडिया गेट के सामने जॉर्ज पंचम की मूर्ति थी, पत्थर की बनी हुई, और उस पे सारे लोग तैनात थे, वहाँ पहरेदार थे, फिर भी उनकी नाक गायब हो गई। रानी आए और नाक न हो, एकाएक परेशानी बढ़ी, बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैर ख्वाबों की एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए।
वहाँ सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। क्योंकि इन पंक्तियों में लेखक ये कहना चाहते हैं कि हम मानसिक रूप से अब भी आज़ाद होने के बाद भी अभी भी अंग्रेज़ों के ही गुलाम हैं। हमें जॉर्ज पंचम की नाक की चिंता है, उसके लिए मीटिंग बुलाई जा रही है। रानी एलिजाबेथ आएंगी तो क्या बोलेंगी कि जॉर्ज पंचम की नाक चली गई, तो हमारे लिए परेशानी का सबब बन जाएगा। हमारा देश तो आज़ाद हो गया था, लेकिन हम मानसिक रूप से अभी भी अंग्रेज़ों के गुलाम थे। इसलिए एक अंग्रेज़ मलिका के भारत आने पर और एक अंग्रेज़ के नाक चोरी हो जाने पर इतनी मीटिंग की जा रही थी। इतने जो भलाई चाहने वाले लोग थे, किसकी भलाई? देश की भलाई नहीं, अंग्रेज़ों की भलाई चाहने वाले लोग थे। वे सहमत थे कि नाक को रखा जाए या छोड़ दिया जाए। अगर यह नाक नहीं आई तो हमारी नाक भी चली जाएगी, अर्थात अगर जॉर्ज पंचम की नाक नहीं लगाई गई तो एलिजाबेथ के सामने हमारी इज्जत चली जाएगी। उच्च स्तर के मशवरे हुए, दिमाग खरोचे गए और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना ज़रूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि फौरन दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार यूँ तो कलाकार था, पर ज़रा पैसे से लाचार था। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर, कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बदहवास थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। उच्च स्तरीय बैठक हुई। आप देखते हैं छोटी छोटी बातों में किस तरह अभी भी हमारे देश में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। उच्च स्तरीय बैठक उस उच्च स्तरीय बैठक में जो कि जहाँ पर सारे लोग मौजूद थे, जिसमें कि अंग्रेज़ों के हिमायती थे, उन्होंने एक मूर्तिकार को हाजिर होने के लिए कहा। मूर्तिकार आया। वह बहुत अच्छा कलाकार था, लेकिन पैसे से लाचार था और उनके चेहरे देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। किसके चेहरे? उन हुक्कामों के चेहरे, अर्थात उन हुक्मरानों के चेहरे, उन उच्च स्तर के बैठक में शामिल होने वाले जितने भी नेता लोग थे और जितने भी साहब लोग थे, उनके चेहरे देखकर वह उदास हो गया और बदहवास हो गया कि ऐसी क्या बात हो गई कि लोग इतने बदहवास हैं। उनकी हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये बड़ा व्यंग्य किया गया है। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू नहीं आ गए, यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए कि अब लग रहा है कि मेरी किस्मत खुल जाएगी। क्योंकि यहाँ पर ये लोग जो बैठे हुए थे उच्च स्तरीय बैठक में, ये सारे के सारे बेवकूफ़ लोग थे। किस प्रकार बेवकूफ़ थे ये आपको आगे की पंक्तियों में पता चल जाएगा। जब आप पाठ को पढ़ेंगे तब आप समझ जाएंगे। उसे कहा गया कि जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने जवाब दिया कि नाक तो लग जाएगी, लेकिन मुझे मालूम होना चाहिए कि यह कब खरीदी गई है, कहाँ से खरीदी गई है, पत्थर किस प्रकार का है। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। एक की नज़र ने दूसरी से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर, मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेज चीरे गए और कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान दिया, सर, मेरी खता माफ़ कीजिए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। लेखक यहाँ फिर से व्यंग कर रहे हैं कि जैसे ही उसने कहा कि इसके लिए मुझे पता होना चाहिए कब खरीदी गई है, तो सब एक दूसरे की मुंह देखने लगते हैं। सरकारी काम किस प्रकार होते हैं आप देख चुके हैं। सरकार में रहने वाले लोग कैसे करते हैं, सब एक दूसरे का मुंह देखते हैं कि ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा काम है। सारा काम एक दूसरे पर थोप देते हैं, खुद कुछ नहीं करना चाहते हैं। ऐसे ही इस मसला को हल किया गया कि छोड़ो ना, मैं ना तुम। एक क्लर्क को दिया गया। क्लर्क ने भी पूरी छानबीन की, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चला फाइलों में, और वो आकर कहता है कि सर माफ़ कीजिएगा, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, अर्थात वे फाइलें ही नहीं हैं जिससे पता चले कि क्या हुआ था, ये लाट कहाँ से लाए गए थे। हुकामों के चेहरे पर उदासी का बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी यह काम होना चाहिए और इस नाक का दारोमदार आप पर है। अपना
पल्ला झाड़ते हुए एक कमेटी बना दिया गया कि ये तुम्हारा काम है, तुम जैसे भी हो नाक लगाओ, जैसा कि सरकारी दफ्तरों में होता है।